हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, जिसमें अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, इसमें क्वेश्चन जो है वो नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हर नोट का हर लाइन जो है वो एक तरह का क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, या फिर आपके घटना चक्र में दिया हुआ है, या फिर आने वाले क्वेश्चंस की जो संभावना है वो इन्हीं नोट्स से बनती है। ठीक है, करना आपको ये है कि ये नोट्स आपको याद होने चाहिए पूरा, मतलब एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है और हर एक लाइन को आपको याद करना है। ठीक है, इसके साथ ही अगर इसको रिवाइज करने का तरीका मैं आपको बताऊं तो वो रिवीजन आपसे तभी होगा यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर घटना चक्र के क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं एमसीक्यू उन सभी को सॉल्व करिए। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर जो क्वेश्चंस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है उसका एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। शॉर्ट नोट्स जब आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा, और ये जो नोट्स है ये टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो उन शॉर्ट नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहिए। ये जो नोट्स हैं इसका भी आप एक सेल्फ रिटन नोट्स बना सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, तो आई होप मैंने जो भी क्वेश्चंस दिए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ये सभी क्वेश्चंस आपने कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। इसके साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रीवियस ईयर और घटना चक्र के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नोट्स के बाद के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, नहीं किए हैं तो प्लीज़ अब तक कर लीजिए, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे क्वेश्चंस जो नोट्स हैं वो और ज़्यादा बर्डन आपको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स और प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, फिर आपको लगेगा कि ये भी पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, इसके पहले वाला भी पढ़ना है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीक्वेंस में चलते रहेंगे, जैसे एक दिन कंप्लीट अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के साथ ही याद करते हुए चलिए, क्योंकि स्पीड इतनी फास्ट नहीं पढ़ाई जाती है। समझने के लिए काफ़ी साथ साथ में भी आप चल के याद कर सकते हैं। उसके बाद एक बार रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, या फिर जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। उससे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ लास्ट के लेक्चर का। ठीक है, तो डीपीएसपी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पार्ट 4 है, 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद जो हैं वो डीपीएसपी में दिए हुए हैं। ये लिया कहाँ से गया, तो उसका सोर्स जो है वो आयरलैंड का संविधान है, आयरलैंड से लिया गया है। जो आर्टिकल 37 है वो मुख्य रूप से नेचर दिखाता है कि डीपीएसपी का नेचर क्या है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब आप इसको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते कि हमें ये वाला अपना डीपीएसपी का आर्टिकल या राइट जो है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसकी गारंटी कोई भी स्टेट नहीं देता है। जब अपनी स्टेट पॉलिसी बनाता है इलेक्शन के टाइम पे, या फिर कभी भी उसकी कोई भी पॉलिसी मेकिंग की जाती है, तो वो इस तरह से की जाती है कि डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, स्टेट जो है वो गारंटी नहीं देता है इस चीज़ की कि ये प्रॉपरली वेलफेयर स्टेट बना के आपको फंडामेंटल राइट्स की तरह देगा और आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये शब्द जो है ये नॉन जस्टिसिएबल कहलाता है। इसके लिए आप न्यायालयों द्वारा लागू नहीं होता है ये आपके ऊपर। ठीक है, इसके बाद ये जो एक सिद्धांत जो है ये वेलफेयर स्टेट का सिद्धांत है, मतलब किस तरह से एक कल्याणकारी जो स्टेट है वो बनाया जा सके। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 38 जो है वो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल 39 में पुरुष स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, इक्वल पे मिले, इक्वल वर्क के लिए दोनों को ही, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। इसके बाद इसी का एक पार्ट है 39A, जिसमें इक्वल जस्टिस, निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए पुअर्स के लिए। ठीक है, गरीबों के लिए। उसके बाद आर्टिकल 40 आता है, जिसमें विलेज पंचायत के गठन से रिलेटेड कुछ प्रावधान दिए गए हैं राज्य लेवल पे। उसके बाद 41 आता है, जिसमें राज्य के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे राइट टू वर्क दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए, या फिर लोक सहायता का अधिकार दिया जाए लोगों को। उसके बाद आता है आर्टिकल 42, जिसमें कार्य की जो वर्क प्लेस होती है उसको एक अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन वर्क कंडीशंस की बात कही गई है। इसके साथ ही जो महिलाओं के लिए एक मैटरनिटी रिलीफ का प्रावधान होना चाहिए, प्रसूति सहायता का भी प्रावधान होना चाहिए आर्टिकल 42 के तहत। 43 में
कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योगों के संवर्धन का प्रयास किया गया है, ऐसा आर्टिकल 43 में किया गया है। इसी का एक क पार्ट आता है, तो 43A के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 43A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुटीर उद्योगों से संबंधित है। इसके बाद आता है आर्टिकल 44, जो कि मैंने आपको बताया था 4 मतलब कि समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 45, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स की बात करता है, ठीक है। 6 से 14 तक का प्रावधान जो है वो फंडामेंटल राइट्स में भी दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन 6 से बिलो ईयर्स जो हैं उसमें जो देखरेख और शिक्षा का प्रावधान दिया गया है वो DPSP में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 46 में आता है, जिसमें एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो दुर्बल वर्ग हैं उनके बारे में या फिर अनुसूचित जाति जनजाति के विषय में बात करता है। आर्टिकल 47 जो है वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन स्तर ऊंचा करने की बात कहता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 रिलेटेड है आपके एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। इसके साथ ही इसका एक पार्ट है 48A, जिसके अनुसार देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है, वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ऐसा 48A में कहा गया है। फिर आता है आर्टिकल 49, जिसमें जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए। आर्टिकल 50, ये भी मैंने आपको याद करवाया था, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पावर्स जुडिशरी के पास होने चाहिए, कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास होने चाहिए, दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 के लगभग करना चाहिए, तो ऐसा आर्टिकल 50 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 51 है, मतलब ये 50 शब्द मैंने आपके लिए यूज़ किया है जिससे आपको याद रहे। ज़रूरी नहीं है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर्स का सेपरेशन जो हो वो 50-50 हो, ठीक है। यहाँ पे ये हमें खुद के माइंड से ये सब याद करना है। कुछ चीज़ें बस ट्रिक के लिए बनाई जाती हैं, एग्जैक्ट उन शब्दों का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 51, जिसमें राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाय द स्टेट, ऐसा आर्टिकल 51 में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड होता है आप लोगों का DPSP का पोर्शन। इसके बाद में हमने कुछ अंतर देखे थे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और DPSP में क्या फ़र्क है, इसको एक एक पॉइंट्स हमने ध्यान से समझने की कोशिश की थी एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद हमने कुछ मूल कर्तव्यों के बारे में देखा था, और इसके बारे में हमने पढ़ा था मूल कर्तव्यों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि थोड़े से ट्रिकी पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ ये तो फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए हमारी, बट वो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई है ये हमें याद होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमने लिया है USSR से, और स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, संस्तुति पे इसको हमारे संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4A में जोड़ा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो आर्टिकल 51A जो है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ अभी करंटली हैं। जब ये बनाया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ तब 10 ही ड्यूटीज़ हुआ करती थी, बट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक और ड्यूटी ऐड कर दी गई थी 2002 में, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। नंबर 1 है जिसमें संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना है। यहाँ आदर करना लिखा है, जब भी राष्ट्रगान बजे आपको गाना ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं भी प्रावधान लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होना है। इसके बाद संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। इसके बाद देश की रक्षा करना, और जब भी आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपको तत्पर रहना है। उसके बाद आता है एक समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना रखनी है, ऐसा भी कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है हमारे जो संस्कृति है,
इसकी गौरवशाली परंपरा को समझना है। इसके बाद हमें अपने वन्य जीव, पर्यावरण, इसकी भी रक्षा करनी है, झील, नदी इत्यादि इन सब की रक्षा करनी है। एक साइंटिफिक टेम्पर बनाए रखना है, मानववाद और ज्ञान के टूवर्ड्स डेवलपमेंट के लिए हमें आगे बढ़ना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रखना है। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, ठीक है, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस। उसके बाद जो लास्ट जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष के जो अभिभावक हैं और संरक्षक हैं, इन दोनों को ही टारगेट किया गया है और कहा गया है कि आप अपने 6 से 14 उम्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर ज़रूर से प्रदान करें। राइट टू एजुकेशन है उनका, ऐसा वर्णित किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। और ये जो राइट हमें मिला है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें मिला है 21A के तहत, ठीक है। तो ये सभी अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट के साथ। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक बातें। सबसे पहला है पॉइंट कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन माना जाता है, ठीक है। आर्टिकल 52 जो है 51 तक हमने पढ़ा। 51 हमारा DPSP है, 51A जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसके बाद आता है 52, इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है 53, इसके तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ हैविंग ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसके साथ ही इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ये जो अधीनस्थ अधिकारी हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं, इसके साथ साथ जो इनके अंडर ब्यूरोक्रेट्स होंगे उन सभी से संबंधित ये अधीनस्थ अधिकारी टर्म यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये प्रेसिडेंट के पास रहती है, जिसमें इसकी हेल्प करते हैं बाकी सभी अधिकारी जो इनके अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो अब तक 52, 53 हमने देखा। 54 जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है कि कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्ट लेते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, ठीक है। कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेटेड वालों को भाग लेने का अधिकार नहीं है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्ट लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा और लोकसभा के। इसके साथ ही राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ध्यान दीजिएगा, असेंबली की बात हो रही है, राज्य विधानसभा की बात हो रही है, इसके निर्वाचित सदस्य पार्ट लेते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं हो रही है, विधान परिषद की बात नहीं हो रही है, ठीक है। विधान परिषद, स्टेट का जो विधान परिषद होता है वो पार्ट नहीं लेता है, सिर्फ विधान सभा पार्ट लेती है, ठीक है। तो ऐसा आर्टिकल 54 में कहा गया है। इसके बाद 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया था और 1995 से प्रभावी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 1995 से जब प्रभावी हुआ था, इसके अनुसार दिल्ली और पुदुचेरी, इसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी ये ही दोनों यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको शॉर्ट फॉर्म में इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, इंग्लिश में, सॉरी शॉर्ट फॉर्म नहीं, इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज और हिंदी में कहा जाता है निर्वाचक मंडल, ठीक है। तो कौन कौन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको ज़रूर से याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति को इलेक्ट कौन करता है, कौन उसके चुनाव में पार्ट लेता है। तो पहला जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित लोग हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, जैसे कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके साथ स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसके निर्वाचित सदस्य, और इसके साथ ही यूनियन टेरिटरीज़ में दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य निर्वाचित किए गए हैं वो भी इसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है। इन सभी से मिलके, इन सभी के इलेक्शन से हम लोगों के राष्ट्रपति का
चुनाव किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू एंड कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर जब एज अ स्टेट था तो उसकी कुछ वैल्यू थी प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन में, बट अभी कोई प्रावधान में नहीं बनाया गया है जब से वो यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर कभी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी खुद में ही एक बड़ी टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी मानी जाती है, इसके साथ ही लद्दाख भी एक बड़ी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है, तो हो सकता है इन फ्यूचर इनको भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ पार्ट दिया जाए। अभी तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हालांकि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल थे, अभी जब से यूटी बना है तब से नहीं है। ठीक है, तो इन फ्यूचर कभी देखा जा सकता है कि बन सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं इसमें मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नॉमिनेटेड मेंबर्स और साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्ट नहीं लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनेटेड मेंबर्स, क्रॉस कर दिया यहाँ पे मैंने। इसके बाद आता है आर्टिकल 55, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होगा, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, और साथ ही एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है, ये होता क्या है ये हम समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर सदस्य जो कि इलेक्टेड है लोकसभा राज्यसभा का, उसको इलेक्शन में पार्ट लेने दिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के जो यूनियन टेरिटरी है, इसके सदस्य जो हैं इलेक्टेड सदस्य, इनको पार्ट लेने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके भी सदस्यों को, जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनको भाग लेने दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर स्टेट में अलग अलग पॉपुलेशन है। हर स्टेट के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, उनकी भी संख्या अलग है। तो इस हिसाब से हर स्टेट की संख्या भी अलग होनी चाहिए, किस तरह से वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट दे रहा है। ठीक है, संख्या अलग होने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति जो कि एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो वोट देता है तो उसके वोट की एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यदि यहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेटिव का कोई प्रतिनिधि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेगा तो उसके वोट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा राज्य हम लोग लेते हैं सिक्किम। यहाँ की पॉपुलेशन कम है, पूरे इंडिया में अगर देखी जाए तो सिक्किम की पॉपुलेशन, इस स्टेट की पॉपुलेशन कम है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का वोट होगा, उसमें जो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा इस स्टेट का, उसके वोट की वैल्यू कम होगी। इस वोट वैल्यू का निर्धारण जो होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के सीट्स हैं। ठीक है, तो स्टेट की कितनी सीट्स है अपॉन जो पॉपुलेशन है उस स्टेट की पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये वोट वैल्यू होती है। हर स्टेट लेजिस्लेचर का अलग अलग वोट वैल्यू होता है, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है कि प्रतिनिधि जो है हर स्टेट का प्रतिनिधित्व जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि उसकी जनसंख्या कितनी है। यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, यदि जनसंख्या कम है तो उसके वोट की वैल्यू कम होगी। ये जो दोनों राज्य हैं, इसमें यूपी की वैल्यू जो है, एग्जिस्टिंग जो भी इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें यूपी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो यूपी के वोट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और सिक्किम की वोट की वैल्यू, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया, ये करेक्ट एग्जाम्पल है। करेंटली सिक्किम की वोट की वैल्यू सबसे कम है, लगभग 8 है,
और यूपी की वोट की वैल्यू लगभग 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना बस आपको ये है कि इसी को कहते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा एक और वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, और गुप्त मतदान। तो यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का अर्थ हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाएगा कि जिस तरह से बैलेट बॉक्स में हम लोगों का इलेक्शन होता है उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है, ईवीएम मशीन के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो कुछ इस तरह की पर्ची के द्वारा किया जाता है, जिसमें हर व्यक्ति का नाम दिया रहता है, जितने व्यक्ति इलेक्शन में खड़े होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के पद पे जितने व्यक्ति खड़े होंगे सबका नाम होगा और उनके आगे एक बॉक्स बना होगा। तो इस बॉक्स में आपको 1, 2, 3 लिखना है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पद पे यदि पहले नाम वाले व्यक्ति को आप देखना चाहते हैं तो उसके नाम के आगे 1 लिख दीजिए। ठीक है, यदि आप तीसरे नंबर वाले व्यक्ति को देखना चाहते हैं पद पे, इसके बाद, ठीक है, यदि पहला व्यक्ति नहीं चुना गया तो उसके बाद आप किस व्यक्ति को देखना चाहते हैं, तो तीसरे नाम के व्यक्ति को देखना चाहते हैं तो उसके नाम के आगे लिख दीजिए 2। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक बॉक्स, हर व्यक्ति के सामने एक बॉक्स बना होगा, उसमें आपको एक प्रेफरेंस देनी होगी। अपनी प्रेफरेंस का अर्थ ये है कि किस सीक्वेंस से, किस प्रायोरिटी के साथ आप प्रेसिडेंट को देखना चाहते हैं। यदि पहला व्यक्ति जो है उसको आप प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, उसके नाम के आगे 1 लगा दीजिए। दूसरे व्यक्ति को उसके बाद देखना चाहते हैं तो 2 लगा दीजिए। इस तरह से 1, 2, 3, 4 करके आप एक सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस में जब टोटल वोटिंग होती है तो सबसे ज़्यादा यदि किसी व्यक्ति को 1 नंबर पे वोट मिलता है तो वही प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, यदि पहले सीरीज़ में ऐसा नहीं मिलता है एक बार के मत में, तो दूसरी बार फिर से मतदान होते हैं। मतलब उसी चरण में 2 मतदान या 3 मतदान किए जाते हैं और इस तरह से करते करते लास्ट में एक व्यक्ति बचता है जिसको सबसे सर्वाधिक वोट मिले रहते हैं और वो व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट जो है वो घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। 2 वर्ड आपको याद करने हैं, स्टेट का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इसके साथ ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसमें प्रेफरेंस के आधार पे आप लोग 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति को अगर आप प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति पे नाम टिक करके नहीं आ सकते हैं आप। ठीक है, यदि आप एक व्यक्ति को देखना चाहते हैं तो दूसरे पद पे किसको देखना चाहते हैं, तीसरे पद पे किसको देखना चाहते हैं यदि पहला व्यक्ति ना बना, फिर इस तरह से सीक्वेंस दिया जाएगा। इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, क्योंकि वोट क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो रहा है। यदि पहला व्यक्ति नहीं चुना गया तो दूसरे पद पे आपने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति भी हमने सीख ली। इसके बाद आता है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है और उसका फैसला करता है। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपमूढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट है 58 अनुच्छेद। ये प्रधानमंत्री के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है 35 वर्ष की उम्र उसने आयु पूरी कर चुकी हो, 35 वर्ष का व्यक्ति हो चुका हो। और लास्ट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इम्पॉर्टेंट है, लोकसभा की एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, 35 वर्ष की उम्र रिक्वायर्ड है एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी फॉरेनर व्यक्ति जो है वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकता है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक, जिसको प्रपोजर्स कहा जाता है, और 50 अनुमोदक होने चाहिए, जिसको इलेक्टर्स या फिर सेकेंडर्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जो कि प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको बताना होगा कि हमको इस लोकसभा या राज्यसभा के 50 लोग चाहते हैं कि हम इस पद पे खड़े हों। ठीक है, अब ये जो 50 व्यक्ति होंगे इनके साथ भी 50 व्यक्ति का अपना एक बैकअप होना चाहिए कि ये 50 व्यक्ति भी सपोर्ट कर रहे हैं प्रपोजर्स को। ठीक है, तो ये जो सेकेंडर्स हैं, सेकेंडर्स सपोर्ट करेंगे प्रपोजर्स को, और ये जो प्रस्तावक है ये सपोर्ट करेगा एक उम्मीदवार को। इस तरह से हर उम्मीदवार के पीछे 100 लोगों का
एक तरह से कह सकते हैं सपोर्ट होता है 50 प्रपोजर्स का और 50 इलेक्टर्स या फिर सेकेंडर्स का। इसके बाद जो जमानत राशि होती है, ठीक है, इलेक्शन से पहले एक इलेक्टोरल बॉन्ड कह सकते हैं, एक बॉन्ड भरवा दिया जाता है, जो धनराशि जो होती है वो जमा कर दी जाती है। तो एक जमानत राशि होती है लगभग 15,000 रुपये, इसको जमा करने का प्रावधान है। यदि किसी उम्मीदवार को कुल वोट हैं, डाले गए मत हैं, उसका 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर दी जाती है, ठीक है। तो यदि टोटल वोटिंग जो है वो 600 हुई है, ठीक है, 600 अगर टोटल वोटिंग हुई है और यदि किसी को 100 वोट भी नहीं मिल पाए हैं तो उसकी जमानत राशि जो होती है वो जब्त कर दी जाती है। यदि इससे ज़्यादा वोट मिल गए तो यदि वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाया है तो भी उसका जो जमानत राशि है वो उसको वापस मिल जाएगी, 15,000 रुपये वापस हो जाएंगे। लेकिन यदि उसको 100 से कम वोट मिल रहे हैं, 600 में से 100 से कम वोट मिल रहे हैं, 1/6 भाग मिलना ही मिलना चाहिए, अन्यथा आपकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपये, इसको जब्त कर लिया जाएगा। ये भी प्रावधान दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 56, जिसमें राष्ट्रपति के पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक उसका जो पदावधि है वो उल्लेखित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है वो जिस डेट में वो एक्सेप्ट करता है अपना पद, और उसके 5 वर्षों तक उसकी मान्यता रहती है एज अ प्रेसिडेंट। इसके बाद 56(1) क के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, 56(1) क के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, ठीक है। तो किसको रेजिग्नेशन देता है? वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत ही देता है, ऐसा 56(2) में कहा गया है। फिर भारतीय संविधान का जो 57 है वो राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारण करता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है वो 2 बार या उससे ज़्यादा बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, जैसे कि जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 3 अवधि तक प्रेसिडेंटशिप संभाली है, ठीक है। तो 5 वर्ष, उसके बाद 5 वर्ष, और मतलब इस तरह से करते करते उनका जो पूरा अवधि है वो 3 सीरीज़ में आता है। इसीलिए जो राष्ट्रपति हैं वो एक बार की अपनी अवधि को पूर्ण करने के बाद दोबारा से इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े होने के लिए हकदार होते हैं, उनकी पात्रता निर्धारित करता है आर्टिकल 57। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष जो है वो 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित संख्या से है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का वोट का सिस्टम बताया था, उसमें क्या है, जनसंख्या का मैंने एक वर्णन किया था कि किस तरह से जनसंख्या के आधार पे वोटिंग का जो वैल्यू होता है वो डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 1971 की ली जाती है, ऐसा 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था। उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है जो कि 2001 में होता है। इसके द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशित होने के बाद निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब इन्होंने इस अवधि को, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पे जो लिया जाता है हमारा फॉर्मूला वोटिंग की वैल्यू, इसको 2026 तक वैलिड कर दिया। 2026 के बाद जो भी उस टाइम पे जो करंट पॉपुलेशन होगी, जो भी न्यू पॉपुलेशन असेसमेंट करवाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज कर दिया जाएगा। ऐसा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में कहा गया है, ठीक है। पॉपुलेशन कौन से वर्ष की लेनी है, किस वर्ष की जनसंख्या जनगणना के अनुसार करना है पॉपुलेशन का वोट, प्रेसिडेंट के वोट का वैल्यू, वो है 1971। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आता है आर्टिकल 59 का सब क्लॉज 1। इसके अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह
यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है ऑलरेडी अगर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य है तो वो व्यक्ति यदि प्रेसिडेंट बन जाता है तो वहाँ पे उसका लोकसभा या राज्यसभा का जो भी पद है वो रिक्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ एक ही पोस्ट पे रह सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पावर है उसके पास कि वो लोकसभा का सदस्य भी बना रहा है या राज्यसभा का सदस्य भी बना रहा है, ऐसी पावर उसमें नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक ही सीट है अपने प्रेसिडेंट की। उसके बाद आता है आर्टिकल 60, जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित किया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की स्वेरिंग सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण समारोह जो होता है, वो मुख्य न्यायाधीश यानी कि हमारे चीफ जस्टिस के अंडर होता है। यदि चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो हाई कोर्ट का जो सबसे एल्डेस्ट जज होगा, सबसे ज्येष्ठतम न्यायाधीश जो होगा, वो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करवाएगा राष्ट्रपति का। ऐसा आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो है 5 लाख रुपए प्रति माह। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति का। उसके बाद आर्टिकल 56(1) ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। ठीक है, तो यदि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जाता है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 56(1) ख में लिखा हुआ है। इसके बाद आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की स्थापना किसी ऐसे संकल्प से अंतर्विष्ट नहीं है। ठीक है, समझना ये है कि आपको एक इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस होता है, प्रेसिडेंट को हम उसके पद से ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसे किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। इसका उल्लेख आर्टिकल 61(2) में किया गया है। आर्टिकल 61 जो है वो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसका जो सब क्लॉज 2 है वो बताता है कि ऐसा तभी किया जा सकता है किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, जिसमें आप 14 दिन पहले एक रिटन सूचना देते हैं। ठीक है, तो 14 दिन की एक लिखित सूचना प्रदान की जाती है। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही एक संकल्प लाया जाता है। सदन की कुल सदस्य की संख्या से कम 1/4 सदस्य जो होते हैं वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं। 1/4 यानी कि सदन के 25% लोग हस्ताक्षर करते हैं तथा उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो जो संकल्प लाया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये 14 दिन पहले एक लिखित सूचना दी जानी चाहिए और उस लिखित सूचना के बाद उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए लगभग 25% लोग जो सभी सदन में मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद ये जब एक बिल कह सकते हैं इसको, ये एक काइंड ऑफ जब बिल प्रेजेंट किया जाता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो होता है, तो उस इम्पीचमेंट का प्रोसेस को प्रक्रिया में तभी लाया जाता है, तभी इम्पीच होता है प्रेसिडेंट यदि 2/3 बहुमत से जो सदन के कुल सदस्य हैं यदि उसको पारित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है इम्पीचमेंट के लिए। फिर अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण होती है, तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई सिचुएशन होती है जिसमें राष्ट्रपति का पद जो होता है वो खाली रहता है, तो 6 माह तक का वक्त दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति की जो पद की रिक्ति है उसको ख़त्म किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है नए तरीके से। ये किसी भी कारण हो सकते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्ति। पहला, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, दूसरा यदि उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो, पद त्याग कर दिया हो, और तीसरा यदि उसको हटाया जा चुका हो, इम्पीचमेंट कर दिया गया हो।
ठीक है। और उसके बाद यदि मृत्यु हो जाती है या फिर त्याग पत्र दे देता है या फिर हटाए जाने की स्थिति होती है तो उस टाइम पे जो उसका जो पद होता है उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालता है उस टाइम ड्यूरेशन में, उसको कार्यवाहक प्रेसिडेंट कहा जाता है। एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट कहा जाता है, उस टाइम पे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है जिस वक्त पे उपराष्ट्रपति उसका पद संभाल रहा होता है। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट भी उपलब्ध नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसके रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। ठीक है, तो यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो एल्डेस्ट जज होगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति के पद पे एज अ कार्यवाहक कार्य कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 78 भी इन्हीं कुछ कर्तव्यों के बारे में वर्णन करता है। फिर आता है आर्टिकल 86, इसमें संसद के सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, कोई भी मैसेज यदि भेजना हो लोकसभा या राज्यसभा को तो वो प्रेसिडेंट जो है वो भेज सकता है, बट इसको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सलाह लेने की ज़रूरत होती है इस केस में। ठीक है, आर्टिकल 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। ठीक है, तो या तो वो लोकसभा के जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें स्पीच देता है या फिर एक तरह की जॉइंट सेशन होता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा का जॉइंट सेशन होता है और उसमें ये अभिभाषण देता है। ठीक है, जैसे अभी जो हमारा 2024 का इलेक्शन हुआ है, इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, तो ये लोकसभा की जब पहला सेशन स्टार्ट हुआ है तो उसके जो पहला सेशन का पहला दिन होगा वो राष्ट्रपति संबोधित करेगा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान 108 आर्टिकल में दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैक टू बैक आप देख सकते हैं, हर ईयर में ये पूछा हुआ है कि जॉइंट सिटिंग के लिए कौन सा प्रावधान है, 108। कौन बुलाता है जॉइंट सिटिंग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा। ठीक है, तो या तो यदि कोई बिल है, बिल यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही पास हो गया है तो वो जब एक्ट बनता है तो तभी बनता है यदि उसमें राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करते हैं, अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। और राष्ट्रपति के पास ऑप्शन दिया हुआ है, या तो अपनी स्वीकृति प्रदान कर देगा या फिर अपनी स्वीकृति रोक देगा। इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। कुछ नहीं करना रहता है, इसमें एक वीटो पावर का यूज़ करना रहता है और जो भी बिल पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा में वो राष्ट्रपति उसमें अपनी स्वीकृति नहीं देगा, उसको रोक देगा। ठीक है, ऐसा भी पावर जो है वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अथवा विधेयक धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन में लौटा भी सकता है। ठीक है, तो इसके पास एक और ऑप्शन है, या तो उसको पास कर दे या तो उसको रोक ले या फिर अपने कुछ रिकमेंडेशन करके वापस भेज दे। लेकिन ऐसा मनी बिल के केस में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनी बिल जो है इससे रिलेटेड अभी हम पढ़ेंगे क्लॉज। मनी बिल जो है वो प्रेजेंट करने से पहले ही प्रेसिडेंट से पूछ लिया जाता है। तो जब पहले से ही पूछ रखा है तो उसके बाद लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है, तब प्रेसिडेंट उसको रोक नहीं सकता है, उसको पास करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है, यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मैंने आपको बताया था। पहला कि यदि बिल पास हो जाता है, दूसरा बिल
रोक दिया जाता है पॉकेट वीटो के तहत, वीटो पावर यूज़ करके। और तीसरा कि संशोधन के लिए, अमेंडमेंट के लिए दोबारा भेज दिया जाता है। तो यदि अमेंडमेंट किया जाए या ना किया जाए ये लोकसभा और राज्यसभा पे निर्भर करता है। यदि बिना अमेंडमेंट के भी वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा तो प्रेसिडेंट जो है उसको वो स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, वो रोक नहीं सकता। ठीक है, ये पावर जो है ये राष्ट्रपति के एक तरह की लिमिटेशंस दी गई है कि राष्ट्रपति जो है उसको पुनः उसको अगर प्रस्तुत किया गया है तो आप स्वीकृति उस पर नहीं रोक सकते हैं, एक बार अमेंडमेंट हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने बताया यदि कोई मनी बिल है तो राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है, उसको पास करना पड़ेगा यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही पास हो चुका है, क्योंकि मनी बिल जो होता है, धन विधेयक जो होता है, वो सदन में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व अनुमति है तो इसलिए दोबारा उसको भेज नहीं सकता है पुनः विचार के लिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही जो विधेयक होता है वो कानून बनता है। बिल जो है वो एक्ट तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति स्वीकृति देता है। उसके बाद आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है यदि लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है और कोई बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तरह का एक्ट पास करना है, तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा और उसको एक्ट बना लिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 माह की होती है, 6 मंथ की। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा फैसला करती है कि ये जो एक्ट है ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। इस तरह से अध्यादेश जो होता है उस पर कानून बनाया जाता है लेटर ऑन। उसके बाद आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है और 143 के तहत राष्ट्रपति यदि कोई एक परामर्श लेना चाहे तो वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। इसके बाद आर्टिकल 53 सब क्लॉज 2 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ठीक है, राष्ट्र का जो नेतृत्व है ये अधिकार प्रधानमंत्री को दिया गया है, राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। इसीलिए राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड कहा जाता है, राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड कहा जाता है। ठीक है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो कोई भी यदि एरिया है उसको शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है तो ये अधिकार जो है, या फिर किसी कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट घोषित करना है तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। ये जो आर्टिकल 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, ये गवर्नर को भी प्रदान की जाती है। ठीक है, उसका आर्टिकल अलग है, ये जब हम लोग गवर्नर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है। ठीक है, जिसमें से पहला आता है राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति को पूर्ण क्षमादान दे सकता है। ठीक है, उसकी सभी जो पनिशमेंट उसको मिली है सभी रद्द कर सकता है। दूसरा तो पहला तो माफ़ कर सकता है जिसको हम लोग कहेंगे पूर्ण क्षमा, पार्डन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है क्षमा को स्थगित कर सकता है। ठीक है, तो अभी एक प्रकार का टेम्पोररी स्टे लगा सकता है, इसको रिप्राइव कहते हैं या फिर स्थगन। ठीक है, हिंदी में स्थगन कहते हैं, इंग्लिश में रिप्राइव कहते हैं। नेक्स्ट है इसकी पावर कम्यूटेशन, जिसमें सज़ा की जो प्रकृति है उसको बदल देता है। ठीक है, तो सज़ा की प्रकृति बदल देता है। प्रकृति बदलने को पावर भी जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। इसके साथ ही सज़ा को कम कर सकता है। सज़ा की जो अवधि है यदि वो 10 वर्षों की है तो उसको कम करके 8 वर्षों की कर सकता है। इसको रेमिशन कहते हैं, रेमिशन। ठीक है, तो सज़ा की अवधि को कम करना, अवधि कम करना। इसके बाद जो लास्ट आता है उसको रेस्पाइट कहते हैं,
कुछ स्पेशल केसेस में यदि कोई व्यक्ति है जिसको सज़ा मिली है, वो किसी स्पेशल परिस्थिति में है, यदि वो अत्यधिक बीमार है या फिर कोई महिला है तो वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसी जब स्थितियाँ होती हैं, स्पेशल केसेस होती हैं, तो उसमें वो अवधि भी कम कर सकती है, साथ ही उसकी प्रकृति भी बदल सकती है। तो ये भी पावर जो है ये प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट चाहे तो रिस्पाइट की कंडीशन में प्रकृति, सज़ा की प्रकृति साथ ही सज़ा की अवधि दोनों ही कम कर सकता है। ये भी अधिकार राष्ट्रपति के पास दिया गया है और अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो इस पर क्वेश्चंस जो हैं वो बने हुए हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं या छात्राएं हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो टर्म्स दिए हुए हैं, पार्डन, रिप्राइव, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, ये अक्सर कन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, मैंने भी पेपर दिए हैं कि मुझे भी अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो इसको याद करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रिक बना लीजिए या फिर अपने दिमाग में इतनी बार इसको पढ़ लीजिए कि वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताया है इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्षमादान की शक्ति है ये अक्सर मैंने देखा है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये ज़रूरी है। आर्टिकल 72 के तहत ये सभी पावर्स जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रदान की गई है। इसके साथ ही इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ प्रावधान जो हैं वो भी राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। ये इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जब आगे हम लोग नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से जो पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास दी गई है। प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर्स आ जाती है जब देश में इमरजेंसी की सिचुएशन होती है या फिर किसी राज्य में इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। ये सभी हम लोग इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही मैं बताऊंगी आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के साथ। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं 3 क्वेश्चन देना चाहती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर जो होता है वो आपको लगता है कि सब समझ में आ गया हो, तो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। देना तो और भी चाहिए, लेकिन मैं आशा ये करती हूँ कि आप लोग शायद हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे, साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्योंकि ये टीचर का काम है एक बार को आपको बताना, बट एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है कि आप एक कॉम्पिटिटर की तरह खुद को देखिए कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो शायद कोई और व्यक्ति आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है और उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी टेक्निक आपको समझाई जा रही है वो फुल प्रूफ टेक्निक है, हम लोगों ने सबने अपने लाइफ में अप्लाई किया है और शायद यही रीज़न होता है कि सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो तरीका वही होता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो जब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तब तक वो टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, वो टॉपिक आप इजीली भूल सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है जो राष्ट्रपति हैं इनके इम्पीचमेंट से रिलेटेड प्रावधान किस आर्टिकल में दिया हुआ है? महाभियोग कहा जाता है इसको। इसका प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? ठीक है, दूसरा है कितने ऐसे राष्ट्रपति चुने गए हैं जो इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं? ठीक है, ये लिस्ट भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, तो अभी मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ। सेकेंड आपका क्वेश्चन ये हो जाता है कि कितने प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रह चुके हैं। ठीक है, तीसरा किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट जो है उसको पावर है वित्त आयोग का गठन करने का? ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइनेंस कमीशन लिख रही हूँ। फाइनेंस कमीशन का गठन किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? यह आर्टिकल आज मैंने आपको नहीं बताया, स्टार्टिंग में जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे सभी आर्टिकल्स का एक ही पेज पे लिखा हुआ था, वहाँ पे मैंने ये आर्टिकल आपको बताया है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। इसके साथ ही उसी वक्त मैंने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर वो आप ज़रूर से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है भारत के राष्ट्रपति। सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1, 2, 3 बार इनका अवधि रहा है। नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ठीक है, तो यहाँ पे 1950 ये भी आप याद रख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पद धारण करने की अवधि है वो 1950 से 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक है। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं आप लगभग 12 वर्षों के लिए ये भारत के प्रेसिडेंट बने थे। दूसरे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति पद पे थे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1967 से 69 2 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति थे। इसके बाद कार्यवाहक बनते हैं वीवी गिरी। ठीक है, यहाँ पे इनका लॉन्ग फॉर्म में नाम लिखा हुआ है बट शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। वीवी गिरी जो हैं वो इनके स्थान पे कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि 1969 से 4 महीनों के लिए ये प्रेसिडेंट पद पे कार्यवाहक की तरह रहते हैं। इसके बाद इनके स्थान पे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो एज अ कार्यवाहक प्रेसिडेंट जो होते हैं वो रहते हैं। किस लिए रहते हैं? न्यायमूर्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चीफ जस्टिस तभी पद संभालता है जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीवी गिरी पर्सन है ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पे इलेक्शन में नॉमिनेट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, प्रेसिडेंट के पोस्ट पे नॉमिनेट हो जाते हैं, इसलिए ये अपना प्रेसिडेंट का पद त्याग देते हैं। ठीक है, ये कार्यवाहक रहते हैं लेकिन ये पद त्याग देते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो उस टाइम पे न्यायमूर्ति जो थे वो पद संभालते हैं जिनका नाम है हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एज अ प्रेसिडेंट कार्यवाहक प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य किया है, तो इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर वीवी गिरी जो होते हैं वो प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं। 1969 से 74 तक वीवी गिरी जो हैं वो प्रेसिडेंट पद पे रहते हैं। इन पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, कुछ आरोप लगाए गए थे कि इनके जो इलेक्शन प्रक्रिया थी वो कुछ गलत तरीक़ों से की गई है, इसलिए इन पे केस चला था। ये पहले राष्ट्रपति हैं इंडिया के जिन पे इलेक्शन से रिलेटेड कुछ कार्रवाई हुई थी गलत तरीके यूज़ करने के लिए। ठीक है, हालांकि बाद में वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी, आरोप क्लियर हो गए थे और इनको भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति पे ऐसा किया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। इसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये प्रेसिडेंट बनते हैं हमारे 1974 से 77 के तक। इसके बाद कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनते हैं BD जट्टी, ये कार्यवाहक प्रेसिडेंट थे जो कि 1977 से मतलब उसी वर्ष के लिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक के लिए ये प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके बाद आता है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पहले राष्ट्रपति हैं भारत के जो कि अनअपोज्ड, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो अनअपोज्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नीलम संजीव रेड्डी, इनका जो कार्यकाल था वो था 1977 से 1982। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आते हैं, इनका कार्यकाल जो था वो 1982 से 1987, 25 जुलाई। ठीक है, फिर है R वेंकट रमन, ये 1987 से 1992 तक थे। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। KR नारायणन, ये 1997 से 2002 तक थे। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ये 2002 से 2007 तक थे। इसके बाद आती हैं प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, महिला राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक का। उसके बाद आते हैं प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। फिर आते हैं रामनाथ कोविंद 2017 से। ठीक है, तो यहाँ अब तक नहीं, 2022 तक पुराना डेटा है, 2022 तक रामनाथ कोविंद थे और करेंटली जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली महिला राष्ट्रपति जो कि जनजाति से आती है, जो कि शेड्यूल्ड है, अनुसूचित जनजाति से आती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं। पहली महिला राष्ट्रपति हैं या फिर पहली राष्ट्रपति हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये याद कर सकते हैं आप लोग द्रौपदी मुर्मू के बारे में।
तो यहाँ पे सीक्वेंस से ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये सभी सीक्वेंस भी आपको याद होने चाहिए। सीक्वेंस में याद करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सबको याद है, दूसरे भी सबको याद हैं, तीसरा याद कर लीजिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इसके बाद वीवी गिरी आते हैं। वीवी गिरी जो हैं वो पहले कार्यवाहक रहते हैं, फिर ये अपना पद जब छोड़ देते हैं, जब ये इलेक्शन के लिए जाते हैं दूसरी बार प्रेसिडेंट के लिए, तो उस टाइम पे ये न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं वो एज अ कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। इसके बाद वीवी गिरी जीत जाते हैं और ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके बाद आते हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, फिर उसके बाद आता है कार्यवाहक बीडी जट्टी थे। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया। 1977 से 1982 तक थे ये। इसके बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। आर वेंकटरमण, ये भी याद कर लीजिए। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और करंट के जो प्रेसिडेंट हैं ये आपको याद होंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो होता है ये आपको याद होना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, या फिर अगर सीक्वेंस याद हो जाए तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको प्रेसिडेंट का नाम दिया होगा और उनके साथ उनकी अवधि होगी, उसको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, ऐसा भी मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी रहिए। अगर याद हो पाए तो ये ईयर्स भी आप लोग याद कर लीजिए, या फिर अगर सीक्वेंस याद है तो भी आपसे हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो जो कार्यवाहक लिखे हुए हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखे हुए हैं, ये आप लोग याद मत करिए, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक जो रिक्ति हो जाती है उस वक्त पे जब प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, तो वो जो वैकेंसी होती है उसको कंप्लीट करने के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, जो प्रॉपर प्रेसिडेंट के पद पे रहे हैं और अपने पूरे जो अवधि रही है उसको कंप्लीट किया है, वो नाम तो आपको ज़रूर से याद होने चाहिए। ठीक है, उनकी अवधि भी याद कर ले तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आपसे ईजिली हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का लेक्चर प्रेसिडेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चंस पूछने थे मुझे वो मैंने आपसे पूछ लिया है। आई होप इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज का लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। साथ ही जो भी आपके सुझाव होंगे इससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। थैंक यू।